नमस्कार दोस्तों, ये है हमारा लेक्चर 11 डेली एमसीक्यू सीरीज का, जिसमें हम एनिमल न्यूट्रिशन को कंप्लीट करते हुए कहाँ तक पहुँच चुके हैं, यूनिट 4 तक। उसके बाद यूनिट 5 एंड 6 हैं और वो बहुत ही छोटे यूनिट्स हैं, जल्दी कंप्लीट होंगे। तो लगा के चलिए, अपना एनिमल न्यूट्रिशन जो है वो कंप्लीट होने वाला है जल्द ही, और उसके बाद हम एक नेक्स्ट सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे। उससे पहले शुरू करते हैं, लेक्चर 11 को कंप्लीट करते हैं। पहला क्वेश्चन, इन द कर्नाल प्रोसेस व्हाट इज मिक्स्ड विद यूरिया ट्रीटेड सीरियल स्ट्रो बिफोर इनोकुलेटिंग इट विद कोप्रिनस फ्यूमेटेरियस। ये कोप्रिनस फ्यूमेटेरियस जो है एक फंगस है, जो किस काम आती है, जो लिग्निन और हेमिसेलुलोज के बॉन्ड्स को ब्रेक करने के काम आती है। तो ये बोलना चाहते हैं कि ये फंगस को यूरिया ट्रीटेड सीरियल स्ट्रो जो होती हैं, जो सीरियल स्ट्रो है उनमें यूरिया डाला है, उसके बाद हम फंगस डालते हैं। बट अभी यूरिया डालने के बाद और फंगस डालने से पहले उसके अंदर क्या मिलाया जाता है, ये इस क्वेश्चन में पूछना चाहते हैं। तो इसका सीधा सा आंसर ये है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिलाया जाता है। क्या? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड सुपर फॉस्फेट मिलाया जाता है। अब क्यों मिलाया जाता है, इसका आंसर सुन लीजिए, क्योंकि इधर उधर के ऑप्शंस पढ़ने का कोई मतलब नहीं होता है। अगर कोई लॉजिकल ऑप्शंस हैं जिनमें हमें लगे कि ये हो जाएगा, कि ये आंसर हो जाएगा, तो वहां पे वो सारे ऑप्शंस देखने होते हैं। बट सीधा आंसर हमें पता है तो उसकी एक्सप्लेनेशन लेना एक जरूरी होता है। फॉर एग्जांपल, आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए 1% सुपर फॉस्फेट क्यों डालते हैं? क्योंकि जो बैक्टीरिया हैं जो हेल्प करते हैं वो इसके अंदर इसके बॉन्ड्स को ब्रेक करने में, उनको एनर्जी का सोर्स ये मिल जाता है। उन बैक्टीरियाज को इनफ एनर्जी मिल जाती है कि वो अपना काम करते रहें। प्लस में ये जो कैल्शियम ऑक्साइड है, ये कैल्शियम ऑक्साइड क्या करता है, पीएच को इंक्रीज करने का काम करता है। जी हाँ, मैंने बोला पीएच को इंक्रीज, यानी कि एल्कलिनिटी बढ़ाने का काम करता है। उससे फायदा क्या होता है, जो एसिड प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया होते हैं, जो बहुत ज्यादा एसिड प्रोड्यूस करते हैं, तो उनमें ये एल्कलाइन जो मीडियम प्रोवाइड कर रहा है कैल्शियम ऑक्साइड, ये क्या करेगा, एक पर्टिकुलर पीएच पे उसको मेंटेन करने की ट्राई करेगा, और उस पर्टिकुलर पीएच पे क्या होता है, बैक्टीरिया अच्छे से काम करते हैं। पहली बात। दूसरी बात, जो एल्कलिनिटी होती है उससे क्या होता है, जो लिग्निन और सेलुलोज के बीच के जो बॉन्ड होते हैं ना, इसमें एक ईस्टर बॉन्डिंग होती है। तो वो क्या करता है, ये कैल्शियम ऑक्साइड जब पीएच हाई हो जाता है तो ये ईस्टर बॉन्ड को ब्रेक करना स्टार्ट कर देता है, और जो लिग्निन होता है इसको क्या कर देता है, ये फ्रेगमेंट में डिवाइड कर देता है। मतलब फ्रेगमेंटेड लिग्निन हो जाता है, बेसिकली हिस्सों में बढ़ जाता है। उसमें वो इतनी स्ट्रेंथ नहीं रहती है कि वो सेलुलोज को बाइंड करे रख सके। तो होपफुली आपको समझ में आया होगा ये 0.1% कैल्शियम ऑक्साइड क्यों देते हैं और सुपर फॉस्फेट का क्या रोल रहता है। ठीक है साहब, दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है भाई, विच प्रोसेसिंग मेथड इन्वॉल्व्स स्प्रेइंग वाटर ऑन रफेज टू सॉफ्टन द स्टेम एंड इंप्रूव पैलेटेबिलिटी। अब ग्राइंडिंग में तो कोई होता नहीं है कुछ, ना ही बैलिंग में कुछ वाटर में डालते हैं इसको, ना ही क्यूबिंग में, तो सोकिंग के अंदर ही क्या करते हैं। सोकिंग के देखिए नाम से ये लगता है कि पानी के अंदर डबो देना इज सोकिंग, बट पानी को ऊपर से स्प्रे भी कर रहे हैं तो उसको भी हम सोकिंग में कंसिडर कर लेते हैं। ठीक है, तो बहुत ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है इसमें। और यहाँ पे तो सीधा ऑप्शन ही जा रहा है, सोचना नहीं है, तो सोकिंग में ही वाटर मिला रहे हैं, तो बस बात ही खत्म हुई। तो इसी के साथ आते हैं थर्ड क्वेश्चन के ऊपर। द डिटर्मिनेशन ऑफ डाइजेस्टिबिलिटी ऑफ फीड इन फ्लोविंग स्पीसीज इज कॉम्प्लिकेटेड। भाई इनमें से किस स्पीसीज के अंदर डाइजेस्टिबिलिटी को कैलकुलेट करना काफी कठिन है? क्या आंसर जाएगा, सबको पता है, पोल्ट्री आंसर जाएगा। क्यों? क्योंकि जो पोल्ट्री है इसके अंदर जो यूरिन होता है और जो फीसिस होती है, इन दोनों की ओपनिंग जो होती है ना सेम होती है, और जहां से ओपनिंग अगर सेम है, हमें यूरिन और फीसिस एक साथ ही मिल रहा है, तो हम डाइजेस्टिबिलिटी कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? क्योंकि डाइजेस्टिबिलिटी निकालने का क्या तरीका होता है, हम डाइजेस्टिबल एनर्जी जब निकालते थे, जो भी ग्रोस एनर्जी होता है उसमें से फीकल एनर्जी को माइनस करना होता है। अब फीकल एनर्जी तो सिर्फ मिल नहीं रही है, उसके साथ यूरिन भी मिल रहा है, तो एग्जैक्टली डाइजेस्टिबल एनर्जी कैसे निकल के आ पाएगा? तो बहुत कठिन होता है, थोड़ा मुश्किल हो जाता है इसके अंदर। किसके अंदर? पोल्ट्री के अंदर। और वो कॉमन ओपनिंग क्या होती है पोल्ट्री के अंदर, सीधा क्वेश्चन पूछे तो वो होती है क्लोएका। उसको क्लोएका बोलते हैं, जहां से यूरिन और फीसिस एक साथ निकल करके बाहर आ जाते हैं। चलिए जी, इसी के साथ फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं। द कलेक्शन पीरियड फॉर डाइजेस्टिबिलिटी ट्रायल फॉर लार्ज रुमिनेंट शुड बी 7 to 10 डेज। इसका आंसर जाएगा हाँ। इसमें दूसरे ऑप्शंस को देख लेना थोड़ा बेहतर होता है। कई बार क्या होता है कि आप ऐसे याद करते हैं हाँ 7 to 10 डेज होता है, वहां पे 5 to 7 या 6 to 7 आ जाता है, तो आपको लगता है कि हाँ वो भी आंसर हो सकता है। बट एक बार देख लो कि कितनी बारीकी, कितना एक रेंज के अंदर आंसर दिया जाता है। हाँ 7 to 10 डेज है, तो 10 to 14 भी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि 9 to 12 उन्होंने दे दिया तो आप उसको आंसर लगा दोगे। एक आइडिया मैं देना चाह रहा हूं, बस एक हल्का सा आइडिया। 7 to 10 डेज क्या रहता है, इस दौरान हम क्या करते हैं, पूरा कलेक्शन पीरियड रहता है। जो भी हम फीड खिला रहे हैं उसको कलेक्ट करते हैं, फीसिस हो या यूरिन हो, सबको कलेक्ट करते हैं। उसके लिए कितना
कितने दिन के लिए वो सारी चीजें हम करते हैं उस एक्सपेरिमेंट को, स्पेशली इन द केस ऑफ रूमिनेंट्स 7 to 10 डेज करते हैं। ठीक है साहब, इतना कुछ खास साइंटिफिक आंसर तो है ही ऑब्वियसली, बट वो डाटा है, आपको याद करना पड़ेगा। 7 to 10 डेज रूमिनेंट्स के अंदर हम कलेक्ट करते हैं, क्योंकि वो क्या करते हैं, रूमिन के अंदर पड़ा रहता है खाना, वो निकालते रहते हैं, उसको फीसिस में आने के लिए काफ़ी टाइम लग जाता है और काफ़ी दिनों तक आता रहता है। तो 7 to 10 डेज इसका आंसर जाएगा। ठीक है, 5th क्वेश्चन पे आओ। इफ एन एनिमल कंज्यूम्स 5, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब इंपॉर्टेंट इन द सेंस थोड़ा सा प्रैक्टिकल सा है, थोड़ा सा आपको आना चाहिए, कुछ इसके लिए फार्मूला पता होना चाहिए, बट ऐसा कुछ भी नहीं है, सिंपल सा फार्मूला है, छोटा सा, वो समझ में आ जाएगा। आ जाओ। If an animal consumes 5 kilogram dry matter and excretes 6 kilogram of feces with 50% moisture, the digestibility coefficient will be। तो आपको सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए digestibility coefficient क्या होता है। क्या होता होगा कोफिशिएंट, मतलब कि ठीक है, कुछ एक रेशियो आता है, ये 0 पॉइंट समथिंग समथिंग होता है, जो उसको कोफिशिएंट बोल देते हैं। वो 0 पॉइंट समथिंग कैसे होगा, डाइजेस्टिबिलिटी की बात कर रहे हैं, तो डाइजेस्टिबिलिटी कैसे कैलकुलेट करेंगे, जितना भी फीड खाया उसमें से डाइजेस्टिबल कितना है। अब जितना खाया उससे ज्यादा तो डाइजेस्टिबल हो नहीं सकता। अब लगा लीजिए मैंने 2 kg फीड लिया है, अब मैं 5 किलो तो पचा नहीं सकता हूं ना, 2 ही किलो पचाऊंगा मैक्सिमम। तो जो फीड टोटल फीड है उसको हमेशा नीचे लेंगे, और जो डाइजेस्टिव, क्योंकि कोफिशिएंट क्या 0 पॉइंट समथिंग में आता है, पॉइंट्स में आता है ना, तो ऑब्वियसली जो बड़ी वैल्यू होगी उसको नीचे लेंगे। तो जितना फीड लिया ये रखा नीचे, और उसमें से डाइजेस्टिबल जितना हुआ, जितना भी डाइजेस्टिबल हुआ वो रखा ऊपर। ये क्या आ गया आपका डाइजेस्टिबिलिटी कोफिशिएंट। फार्मूला समझ में आया? बड़ा ऐसा बच्चा वाला फार्मूला था, कोई 10th क्लास का बच्चा ही बता दिया, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अब अपने को देखना क्या है, अपने को देखना है कि टोटल फीड कितना खाया। 5 किलोग्राम ड्राई मैटर बोल रहा है, ठीक है, टोटल फीड खाया 5 kg, ठीक है। एक्सक्रीट 6 kg ऑफ फीसिस। अब बोल दो कि सर 5 kg खा करके 6 kg कैसे निकाल दिया, ऐसे कैसे हो सकता है? अरे भाई ये बोल रहा है कि 6 kg जो है फीसिस इसने निकाला है, तो उसमें 50% क्या है, मॉइस्चर है, मतलब वाटर ही है यार, फीड तो नहीं है। तो टोटल फीड कितना है 6 kg में से, अगर 50% इसमें से पानी है, वाटर है, तो 3 kg ही फीड बचा बस। तो बेसिकली 5 kg खा करके ये 3 kg बाहर निकाल दे रहा है, तो बॉडी में कितना बच रहा है, 2 kg तो बचेगा ना। 5 kg एनिमल ने खाया और 3 बाहर निकाल दिया, तो 2 ही kg बचा ना। तो 2 kg क्या है, ये डाइजेस्टिबिलिटी है इस फीड की, जिसका कितना लिया था, टोटल 5 किलोग्राम फीड लिया था, और डाइजेस्टिबल 2 किलो है, क्योंकि उसमें से 3 किलो तो बाहर निकल गया। होपफुली समझ में आया होगा। 3 kg कैसे आया, 6 kg बाहर निकाला था फिशिस में, जिसमें से 50% वाटर था, तो फीड तो 3 kg बचा ना। तो टोटल फीड कितना कंज्यूम किया था, 5 kg। उसमें से डाइजेस्टिबल कितना है, टोटल माइनस में फिशिस में से जो बाहर चला गया वो तो डाइजेस्टिबल नहीं है ना, वो तो बाहर ही चला गया। तो बचा कितना, 5 - 3 = 2। तो 2/5 आ जाएगा, इंटू में इसको 100 कर देंगे, तो क्या आंसर आएगा इसका, 0.4 इंटू में 100 हो जाएगा, तो 40% आंसर आ जाएगा। ठीक है साहब, तो आंसर क्या दिया हुआ, 40% दिया। होपफुली समझ में आया होगा, कोई बहुत बड़ा ऐसा क्वेश्चन नहीं था, सिंपल सा क्वेश्चन था बस, है ना। चलिए 6th क्वेश्चन पे आते हैं। विच मेथड इज यूज्ड टू कंपेयर 2 राशंस इन अ कंपैरेटिव फीडिंग ट्रायल। देखिए ये टी टेस्ट है, इसको यूज करते हैं हम 2 राशंस का जो भी डाटा निकलता है उसके मीन को कंपेयर करने के लिए हम क्या करते हैं, टी टेस्ट को यूज करते हैं। आगे जाकर के इसमें पी वैल्यूज आती है, अगर 0.05 से ज्यादा होती है तो इसका मतलब वो कुछ सिग्निफिकेंट, चलो उस चीज को छोड़ देते हैं क्योंकि वो काफी बड़ा कॉम्प्लिकेटेड, अगर उसको समझने जाएंगे तो थोड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। बट अब इतना तो मिनिमम आपको पता होना चाहिए, 2 राशंस को अगर हम कंपेयर करते हैं, उनके मीन को कंपेयर करते हैं, तो वो टी टेस्ट से किया जाता है। एक हल्का सा आइडिया देता हूं कैसे निकालते हैं। मतलब ये लगा लीजिए ए ग्रुप ऑफ एनिमल है, ये बी ग्रुप ऑफ एनिमल है। ए ग्रुप एनिमल्स को ए फीड दिया जाता है, फीड ए, बी ग्रुप को फीड बी। यहां पे 4 एनिमल हैं, ये लगा लीजिए ये फीड ए का पहला एनिमल जो है ये वेट करता है 3.2, ये वाला करता है 3.1 किलोग्राम में फीड खाने के बाद, ये वाला करता है 3.23, और यहां पे ऐसे ही एक्स वाई जेड कुछ भी ये करते हैं। तो इनका टोटल मीन निकालेंगे, इनका भी मीन निकालेंगे, इनको कंपेयर करते हैं एक टेबल के साथ, एक टेबल दी गई होती है, उसके बाद एक पी वैल्यू निकलती है, उसके बाद उस पी वैल्यू से हम बताते हैं कि ये सिग्निफिकेंटली वेट को इंक्रीज करवा रहा है या नहीं करवा रहा है। उसको हम बोलते हैं नल हाइपोथेसिस को फॉलो कर रहा है या नल हाइपोथेसिस को फॉलो नहीं कर रहा है। आप बोलोगे नल क्या है, नल मतलब 0, हाइपोथेसिस मतलब कि अगर सिग्निफिकेंटली डिफरेंस नहीं है तो वो नल हाइपोथेसिस को फॉलो करेगा, मतलब 0 है भैया, कुछ नहीं है, कोई डिफरेंस नहीं आ रहा खाना खाने से, ए फीड दे दो या बी दे दो, इन दोनों के मीन्स में कोई खास डिफरेंस नहीं आ रहा है, तो नल हाइपोथेसिस को वो फॉलो करता है। तो अभी के लिए कितना ध्यान रखना है, टी टेस्ट जो होता है, जो ए और बी ग्रुप के एनिमल्स को ए और बी फीड दिया जाता है, तो उनमें जो वेट गेन होता है उन सबका मीन इस ग्रुप के मीन को उस ग्रुप के मीन से कंपेयर करने के लिए हम क्या करते हैं,
टी टेस्ट को हम यूज करते हैं। बस इतना याद रहना चाहिए, इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आपको इतना काफी है। ठीक है जी। 7th क्वेश्चन पे आ जाओ। व्हाट इज एन एडवांटेज ऑफ यूजिंग लैबोरेटरी एनिमल्स लाइक रैट्स और माइस इन फीडिंग ट्रायल्स। यार एक तो वो बड़े सस्ते पड़ जाते हैं, ऑब्वियस सी बात है। आप एक भैंस खरीद के लेके आओगे, उसको काटोगे तो मतलब एक तो इतना लंबा टाइम आपको यूज करना पड़ेगा, उसको इकोनॉमिकली आपको फिजिबल नहीं है वो, और दूसरा संभालना, उसको कैलकुलेट करना इतना प्रिसाइजली बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। तो बेसिकली क्या वो चीपर होते हैं, और क्या वो ऑप्शन देखते हैं। ठीक है, हायर कॉस्ट ये तो बिल्कुल ही छोड़ दो। लोअर कॉस्ट एंड शॉर्टर टाइम, ये बात बिल्कुल सही है, कॉस्ट छोटी पड़ती है और टाइम भी शॉर्टर ही होता है एक्सपेरिमेंट का। ठीक है, और डिफिकल्ट टू स्लॉटर, ऑब्वियसली नॉट। हायर वेरिएबिलिटी बिटवीन एनिमल्स, भाई इतनी ज्यादा वेरिएबिलिटी कहाँ होती है, रेट्स तो सारे एक जैसे होते हैं, तभी तो बार बार एक्सपेरिमेंट करके चेक किया जाता है ना। तो बेसिकली अगर थोड़ी बहुत वेरिएबिलिटी होती भी होगी तो सीधा आंसर जो सटीक बैठ रहा है, स्पेसिफिक बैठ रहा है, तो लोअर कॉस्ट एंड शॉर्टर टाइम, जो भी हम देखना चाहते हैं वो शॉर्टर टाइम में हमें पता लग जाएगा, क्योंकि उनका जो एज है वो भी कम ही रहता है, इसलिए वो जल्दी जल्दी ग्रो करते हैं, तो उससे पता लग जाता है जो भी हम देखना चाहते हैं। होपफुली समझ में आया होगा आपको। 8th क्वेश्चन, व्हाट इज द सोर्स ऑफ प्रोटीन इन प्योरीफाइड डाइट्स यूज्ड फॉर फीडिंग ट्रायल्स विद लैब एनिमल्स। जो लैब एनिमल्स में सोर्स ऑफ प्योरीफाइड प्रोटीन होता है वो क्या होता है भैया, वो कैसीन होता है। बस बात खत्म हुई, अब क्या बताएं, कैसीन होता है इसमें। ठीक, कैसीन वैसे इंपॉर्टेंट टर्म है अपने आप में, इसके आसपास की जितनी चीजें आपको पता हो उतना फायदा होगा आपका, वो अलग अलग एग्जाम में इससे कुछ ना कुछ क्वेश्चन निकल ही जाता है। तो कैसीन जो है वो थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसके आसपास की चीजें देख लेना थोड़ा, इसको डाल करके गूगल पे थोड़ा पढ़ लेना इसके बारे में। 9th क्वेश्चन आता है, इन विच एक्सपेरिमेंटल डिजाइन आर ट्रीटमेंट असाइंड कंप्लीटली एट रैंडम टू एक्सपेरिमेंटल यूनिट। भैया लेटेंट स्क्वायर डिजाइन, कंप्लीटली रैंडमाइज्ड डिजाइन, बात ही खत्म होगी, सीधा आंसर जा रहा है कंप्लीटली रैंडमाइज्ड डिजाइन। अब इसमें क्या है बताएं। ठीक है, चलो फिर इसी बात पे क्या 10th क्वेश्चन पे आ जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स इन्वॉल्व्स कलेक्टिंग बोथ फीसिस एंड यूरिन इन मेटाबॉलिज्म ट्रायल। ठीक है साहब, फीसिस कलेक्शन मेथड, अब इसमें तो फीसिस ही कर रहे हैं, यूरिन की तो बात ही नहीं कर रहे। मेटाबॉलिज्म ट्रायल मेथड, अब बैग टेक्निक, विवार टेक्निक। अब देखो मेटाबॉलिज्म ट्रायल मेथड आते ही आपके दिमाग में आना चाहिए, मेटाबॉलिज्म जब देख रहे हैं तो उससे उसमें क्या जो फीसिस आ रही है वो भी डाइजेशन और वो सब मेटाबॉलिज्म होने के बाद बाहर निकलती है, और जो यूरिन रहता है वो भी बाहर कब निकलता है, जब मेटाबॉलिज्म चल रहा होता है बॉडी के अंदर, ब्लड के अंदर जब मेटाबॉलिज्म चल रहा होता है उसमें जो भी वेस्ट मटेरियल होता है वो ब्लड में आएगा, ब्लड से किडनी में आएगा, किडनी से यूरिन में आएगा, और ये यूरिन और फीसिस को दोनों देख रहे हैं तो हम बोल सकते हैं मेटाबॉलिज्म जब ट्रायल्स के अंदर हम चेक करते हैं कि ओवरऑल यूटिलाइजेशन ऑफ न्यूट्रिएंट कैसे हुआ, वो कैसे निकालते हैं ओवरऑल, फीसिस प्लस में यूरिन को चेक करके हम ओवरऑल यूटिलाइजेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, जो भी फीड में न्यूट्रिएंट्स थे, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, जो भी न्यूट्रिएंट्स थे उन सबका कितना यूटिलाइजेशन हुआ, उसके लिए हमें फीसिस और यूरिन दोनों को ही देखना पड़ता है, जो हम किस में देखते हैं, मेटाबॉलिज्म। ठीक है, वो मेटाबॉलिज्म में चेक करते हैं, क्योंकि डाइजेशन भी इज अ पार्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म, एंड जो भी प्रोटीन का टर्नओवर होता है सेल्स के अंदर, इट इज आल्सो अ पार्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म। तो बेसिकली आपको समझ में आया होगा, इतना कोई मुश्किल आंसर नहीं था, थोड़ी बेसिक कॉमन सेंस है आपके अंदर और थोड़ा सा आपने सब्जेक्ट पढ़ा हुआ है, आपके कॉन्सेप्ट थोड़े से सही हैं, तो इस तरह के क्वेश्चन आपको एग्जैक्ट, अगर आपने नहीं भी पढ़ा हुआ एग्जैक्ट ये आंसर जाता है इसका, तो भी आप उसको आंसर कर सकते हैं। ठीक है साहब, आ जाओ 11th क्वेश्चन पे आओ। What is the purpose of using chromic oxide as a marker in digestibility trial? ये बोलते हैं कि जो digestibility trials होते हैं उसमें क्रोमिक ऑक्साइड को क्यों यूज किया जाता है, क्या है इसमें ऐसा, क्या खास बात है क्रोमिक ऑक्साइड की। भैया इट इज ए नेचुरल फीड, अरे ये तो बोल जाओ नेचुरल तो नहीं है, नेचुरल क्या होता है, क्या होता है नेचुरल, नेचुरल होता है लिग्निन, जो कि प्लांट्स के अंदर बोलता मतलब मिलता है, और प्लांट्स के सबको पता है, तब से पढ़ रहे हैं, लिग्निन सेलुलोज के बॉन्ड ब्रेक करने प्लांट के अंदर ही मिलता है ना, इसकी डाइजेस्टिबिलिटी कम होती है, और ये डाइजेस्टिबिलिटी कम होती है तो एज सच बाहर आने के चांसेस पूरे होते हैं, और एज सच ये बाहर आएगा तो उससे हम डाइजेस्टिबिलिटी कैलकुलेट कर सकते हैं, और ये नेचुरल होता है, इसको हम इंटरनल इंडिकेटर भी बोलते हैं। क्रोमिक ऑक्साइड वाला नेचुरल नहीं होता है तो उसको हम एक्सटर्नल इंडिकेटर बोलते हैं। तो ये यहां पे लिग्निन की बात नहीं चल रही थी, बट आपको बता दिया मैंने, ये नेचुरल है, क्यों नेचुरल है, क्यों यूज करते हैं, क्योंकि डाइजेस्टिबिलिटी इसकी नहीं होती है तो बाहर निकल जाता है, उससे डाइजेस्टिबिलिटी में हेल्प मिलती है। क्रोमिक ऑक्साइड का भी यही रहता है कि डाइजेस्टिबल नहीं होता है, वो बाहर निकल जाएगा, उसमें भी हेल्प मिलेगी। लिग्निन क्या है, इंटरनल इंडिकेटर, और क्रोमिक ऑक्साइड क्या है, एक्सटर्नल इंडिकेटर। अब क्वेश्चन के आंसर देखते हैं, इसमें क्या क्या ऑप्शन दिया हुआ है। इट इज ए नेचुरल, अरे भूल जाओ, इट इज कंप्लीटली डाइजेस्टिबल, अरे बावले हो रहे हो क्या, इनडाइजेस्टिबल होना चाहिए, डाइजेस्टिबिलिटी सारा डाइजेस्ट हो जाएगा तो बाहर चेक क्या करेंगे, वो तो सारा अंदर ही रह गया बॉडी के।
इट इज इनडाइजेस्टिबल एंड यूज एज अ रेफरेंस सब्सटेंस। हाँ, ये ऑप्शन अभी तक अच्छा लगा, डी पढ़ते हैं। इट हैज अ फार्माकोलॉजिकल एक्शन ऑन द डाइजेस्टिव। अरे फार्माकोलॉजिकल एक्शन कुछ नहीं होता, वो इनर्ट होते हैं सारे के सारे, जितने भी इंडिकेटर होंगे उनका डाइजेशन के साथ लेना देना नहीं होगा कुछ भी। अगर उनका डाइजेशन के साथ लेना देना हुआ, वो डाइजेशन में हेल्प करते हैं या उसको रोकते हैं, तो डाइजेस्टिबिलिटी ट्रायल में काम ही कैसे आएंगे? क्योंकि डाइजेस्टिबिलिटी ट्रायल का मतलब क्या होता है? जो नेचुरली एनिमल उस फीड को डाइजेस्ट कितना कर पा रहा है, उस चीज का पता करना, और ये उसके साथ छेड़छाड़ करेंगे तो ये तो फिर हम डाइजेस्टिबिलिटी ट्रायल के लिए ये इंडिकेटर के तौर पे यूज ही नहीं कर सकते। तो सीधा आंसर इसमें जा रहा है, बिल्कुल प्यारा, क्यूट और बिल्कुल डायरेक्ट आंसर। इट इज इनडाइजेस्टिबल यूज एज अ रेफरेंस सब्सटेंस। इनडाइजेस्टिबल है एंड इट इज यूज एज अ रेफरेंस सब्सटेंस यूज किया जाता है। ठीक है साहब, 12th पे आओ। इन द इनसाइको मेथड फॉर मेजरिंग डाइजेस्टिबिलिटी क्या यूज करते हैं? व्हाट इज द रिकमेंडेड पोरोसिटी ऑफ नायलॉन बैग? जो नायलॉन बैग हम यूज करते हैं उनकी रिकमेंडेड पोरोसिटी क्या होती है? क्या होती है उनकी रिकमेंडेड पोरोसिटी? फॉर एग्जांपल ये लगा लीजिए, ये यहाँ पे एनवायरमेंट है, बैक्टीरिया वगैरह सारे थे, और यहाँ पे एक नायलॉन बैग रख दिया, उसके अंदर फीड रख दिया, और जो फ्लूइड है वो बाहर और अंदर जा सकता है। जो बट फीड है वो नहीं कि फीड निकल करके बाहर भाग जाएगा, नहीं, इतने पोर्स का साइज होना चाहिए कि सारे ह्यूमन के बैक्टीरिया सब आ करके इस फीड को डाइजेस्ट कर रहे हैं, बट ये फीड के जो पार्टिकल टूटेंगे तो भी वो बाहर नहीं निकलेंगे। तो उसकी पोरोसिटी होती है 40 to 60 माइक्रोमीटर। अब इसका फायदा क्या होता है? ये रख दिया हमने, इसको यूं निकाल के देखेंगे नायलॉन बैग को और देखेंगे भैया 6 घंटे के अंदर इसने इसका फीड जो है कितना डाइजेस्ट कर दिया है। उससे क्या डाइजेस्टिबिलिटी का पता लग जाता है। लेकिन फीड बाहर निकल जाएगा नायलॉन बैग से तो हमें लगेगा सारा डाइजेस्ट हो गया, जबकि वो डाइजेस्ट नहीं हुआ, वो बाहर निकल के भाग गया है। तो उसको क्या करते हैं हम? मेक श्योर करते हैं कि फीड अंदर रहे, बट इतने पोर्स हो कि बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ या जो भी हमें ह्यूमन के फ्लूइड की जो जरूरत है वो अंदर बाहर जाता रहे, आता रहे, बट फीड जो है इवन आफ्टर द डाइजेशन वो बाहर ना निकले, ताकि हमें पता लग सके जब हम उस बैग को बाहर निकालें कि ये इतने टाइम में इतना इसका डाइजेस्टिबिलिटी हुआ है। होपफुली आपको समझ में आया होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे आता है अपना 13th क्वेश्चन, और 13th क्वेश्चन में क्या पूछना चाह रहे हैं? विच टेक्निक इज यूज्ड टू मेजर डाइजेस्टिबिलिटी इन अ सिमुलेटेड ह्यूमन एनवायरनमेंट यूजिंग आर्टिफिशियल सलाइवा? यानी कि सिमुलेट करते हैं हम किसको? ह्यूमन एनवायरनमेंट को, और आर्टिफिशियल सलाइवा भी यूज करते हैं। ठीक है भैया, ऑप्शन पढ़ते हैं। इन विट्रो ह्यूमन फर्मेंटेशन, इन विट्रो मतलब कि बाहर ह्यूमन फर्मेंटेशन करवा रहे हैं, उसकी टेक्निक। तो बात ही खत्म हो गया, इन विट्रो आ रहा है तो ह्यूमन की तरह इसको इन विट्रो करवा रहे हैं, बाकी सलाइवा वाली बात नहीं बोली। चलो देखते हैं अभी तक। इन साइको में तो ये तो बात ही खत्म है, सीधा आंसर जा रहा है इन विवो, इन विट्रो। इन विट्रो क्या होता है? बाहर, बाहर वाला आर से फील कर रहे हैं ना। इन विट्रो इन विवो दोनों होते हैं ना। इन विवो में अगर किसी को आज तक कंफ्यूजन है तो ये अपना दूर कर लो। इन विवो मतलब क्या होता है? उसके अंदर ही चल रहा है, कोई भी चीज है उसके अंदर की बात चल रही है। आई मतलब क्या? आई मतलब इनसाइड, ठीक है। और इन विट्रो की अगर मैं बात करूं मतलब उससे बाहर। आर मतलब बाहर, मतलब आर मतलब बाहर। अब ऐसे याद कर लेना यार, अब इसका आई लेकर के जबरदस्ती इसको इनसाइड मत करना। इसमें आर नहीं आता, इसमें आर आता है बाहर वाला। मैंने तो हमेशा ऐसे याद किया। वैसे सच बताऊं तो कई बार लेक्चर देते देते मेरे को रियलाइज होता है कि मैंने वैसे याद किया हुआ है। एग्जैक्ट मैं कोई ऐसे बैठ करके सोचता नहीं हूं आर मतलब बाहर, बट वो ऑटोमेटिकली दिमाग में फीड हो जाता है और सालों साल चलता है तो पता ही नहीं लगता आपको। तो इन विट्रो बाहर, इन विवो ई आ रहा है, उसमें मुझे लग रहा है कि इन विवो अंदर ही, मतलब बोलने से अंदर फील हो रहा है। इन विट्रो मेरे को लगता है कि हाँ बाहर कोई चीजें चल रही हैं। तो आप चाहें तो ऐसे याद कर सकते हैं। अगर किसी को याद ही है पहले तो कोई टेंशन नहीं है, अपने तरीके से याद रखो। चलो 14 क्वेश्चन पे आते हैं। विच फैक्टर डिक्रीजेस द डाइजेस्टिबिलिटी ऑफ फीड्स व्हेन द इनटेक लेवल इज हाई? ये बोलते हैं कि अगर ज्यादा खा रहा है एनिमल तो कौन से ऐसे फैक्टर होते हैं जो उस फीड की डाइजेस्टिबिलिटी को रिड्यूस कर देंगे? भैया ज्यादा खा रहा हूं तो एक जगह पे जितना रुकना चाहिए था उतनी देर के लिए नहीं रुक रहा है, और उतनी देर के लिए नहीं रुक रहा है तो जो एंजाइम्स हैं वो ज्यादा टाइम के लिए उसके ऊपर काम नहीं कर पा रहे हैं, वो आगे भाग जाता है। तो जो रेट ऑफ पैसेज है, जो इनकमिंग फूड है उसका जो रेट बढ़ जाएगा, तो एक जगह पे नहीं रुकेगा ज्यादा देर के लिए, और एक जगह पे ज्यादा देर के लिए नहीं रुकेगा तो एंजाइम्स को प्रॉपर टाइम नहीं मिलेगा उनकी डाइजेशन के लिए। तो डाइजेस्टिबिलिटी फीड की कम होगी। क्यों? क्योंकि इनका रेट ऑफ पैसेज ज्यादा है और एंजाइम को अपनी एक्टिविटी करने के लिए टाइम कम मिल रहा है। अब देखते हैं कि ऑप्शन में क्या बोलते हैं। इंक्रीज, ये तो पहला ही ऑप्शन आ रहा है, इंक्रीज रेट ऑफ पैसेज थ्रू द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। ठीक है, और देखें इंक्रीज सलाइवरी सिक्रीशन। अरे भैया सलाइवरी सिक्रीशन इंक्रीज होगा तो उससे तो डाइजेशन बढ़ेगा, घटेगा थोड़ी। रिड्यूस फर्मेंटेशन इन द ह्यूमन भी, अगर फर्मेंटेशन जो है ह्यूमन के अंदर वो रिड्यूस होगा, ये बिल्कुल अच्छा ऑप्शन जा रहा है। मतलब देखा जाए तो एक तरह से जो फर्मेंटेशन है वो क्या होगा? वो कम हो जाएगा, क्योंकि प्रॉपर
टाइम के लिए वो रूमन के अंदर नहीं रहेगा, रेट ऑफ पैसेज जो है वो ज्यादा है, ठीक है। इंक्रीज्ड प्रोटीन कंटेंट, ये मतलब ये तो सूट ही नहीं कर रहा है, प्रोटीन कंटेंट का क्या लेना देना है, फीड ज्यादा खा रहा है तो, मतलब ज्यादा खा रहे हैं तो थोड़ी ना ज्यादा, वो तो कार्बोहाइड्रेट भी ज्यादा आएगा, फैट, वो तो जो भी फीड में होगा सब कुछ ज्यादा हो जाएगा, मतलब कोई मतलब ही नहीं है ऑप्शन का, ठीक है। तो इंक्रीज रेट ऑफ पैसेज थ्रू द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट जो है, अब ज्यादा फीड इनटेक ले रहा है, ज्यादा फीड इनटेक ले रहा है, तो उस बात को जो डायरेक्ट हिट कर रहा है ना, वो ये कर रहा है, रेट ऑफ पैसेज बढ़ रहा है, उससे फर्मेंटेशन भी थोड़ा कम ही होगा, क्योंकि पैसेज, रेट ऑफ पैसेज ज्यादा है, तो वो बात भी ठीक है भाई, हम इज्जत कर रहे हैं, फर्मेंटेशन भी थोड़ा सा कम होगा जिसकी वजह से डाइजेस्टिबिलिटी कम होगी, बट रेट ऑफ पैसेज पूरी डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की बात कर रहे हैं हम, जहां पे डाइजेशन चल रहा है, वहां पे पूरा ट्रैक्ट की ही बात कर दी इन्होंने, डाइजेशन की, वहां पे तो मतलब स्पेसिफिक अगर बात करें, जो ज्यादा फीड लेने की वजह से फर्मेंटेशन कम हो रहा है, ठीक है, बट रेट ऑफ पैसेज वाला जो पॉइंट है उसको स्पेसिफिक हिट करता है, तो इसलिए ये ऑप्शन इसमें जाना चाहिए। चलिए जी, अब 15 क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट मेथड इज यूज्ड टू एस्टिमेट फीड इनटेक इन ग्रेजिंग एनिमल्स यूजिंग मार्कर्स, ठीक है। इन विट्रो फर्मेंटेशन, डायरेक्ट इन विवो मेथड, क्रोमिक ऑक्साइड कैप्सूल एंड इंटरनल इंडिकेटर्स, ये मैंने आपको बताया, क्रोमिक ऑक्साइड कैप्सूल एंड इंटरनल इंडिकेटर क्या होता है, प्लांट के खुद के अंदर क्या होता है, लिग्निन, जो क्या डाइजेस्टिबल नहीं होता, डाइजेस्टिबल नहीं होता है, बाहर होता है, तो जितना भी प्लांट खाया होगा उसके अकॉर्डिंगली उतना लिग्निन बाहर आ जाएगा, उस लिग्निन को देख के हम बता सकते हैं कि इस फीड के अंदर कितना इसने टोटल कंज्यूम किया प्लांट, उसमें से डाइजेशन कितना था, क्योंकि लिग्निन जो है वो इनडाइजेस्टिबल होता है। अब आप लोग बोलेंगे सर आपने बताया था सीरियल जो रहते हैं वो स्ट्रो, उसमें यूरिया मिला करके, उसमें सुपर फोस्फेट कैल्शियम ऑक्साइड, वो फंगस मिला करके लिग्निन के बॉन्ड तो फंगस 70% तक तोड़ देता था, अब वो लिग्निन टूट जाएगा तो वहां पे, अरे ठीक है थोड़ा शांत हो जाओ, जब हम एक्सपेरिमेंट करेंगे, जब लिग्निन को हम एज एन इंडिकेटर यूज कर रहे हैं, तब थोड़ा ना फंगस डाल करके लिग्निन के बॉन्ड ब्रेक करवाएंगे, तब तो नेचुरल वाला देंगे। अब समझ में आई बात, तब बॉन्ड सारे ब्रेक करवा देंगे तो फिर डाइजेस्टिबिलिटी इंडिकेटर बचेगा कैसे? वो तो वो होता है जब उसको न्यूट्रिशन पे हमें फोकस करना है, जब हमें चेक करना है उसकी डाइजेस्टिबिलिटी कितनी है, तो उस टाइम पे हम लिग्निन के बॉन्ड्स ब्रेक नहीं करवाएंगे वहां पे। होपफुली समझ में आया होगा क्या बोलना चाह रहा हूं। चलिए साहब, सीधा सीधा आंसर जा रहा है इसका। तो 16 क्वेश्चन, फीडिंग स्टैंडर्ड्स डू नॉट कंसीडर, क्या चीजें जो फीडिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं वो क्या चीजें कंसीडर नहीं करते हैं, ठीक है। मतलब एक पॉइंट इसमें से ऐसा ढूंढना है जो चीज उसके ऊपर ज्यादा फोकस नहीं होता फीडिंग स्टैंडर्ड्स का, ठीक है। प्रोडक्शन लेवल ऑफ लाइव स्टॉक, प्रोडक्शन तो करवाते हैं उसी के लिए फीडिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं। न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट ऑफ लाइव स्टॉक, हाँ न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट चेक करके उसके अकॉर्डिंगली तो फीडिंग स्टैंडर्ड बनेंगे, ठीक बात है। न्यूट्रिटिव वैल्यू ऑफ फीड इंग्रेडिएंट्स, भाई फीड इंग्रेडिएंट्स जो दे रहे हैं उनकी न्यूट्रिटिव वैल्यू क्या है वो भी पता करते हैं फीडिंग स्टैंडर्ड्स में, ये भी बात सही लग रही है। इकोनॉमिक्स ऑफ लाइव स्टॉक प्रोडक्शन, भाई जो लाइव स्टॉक प्रोडक्शन करवा रहे हैं हम वो इकोनॉमिकली हो जाए। देखो फीडिंग स्टैंडर्ड का जो डायरेक्ट पर्पज होता है वो तो तीनों पॉइंट हैं, जो डायरेक्ट हो रहा है, भाई इनडायरेक्टली वो सब करने से हमें पैसा बच रहा है वो एक अलग बात है, बट फीडिंग स्टैंडर्ड में क्या पैसे की बात करते हैं कि सीधा पैसा नहीं करते ना, तो हम होता है फीडिंग स्टैंडर्ड हम ह्यूमन बीइंग सेल्फिश होकर के बनाते इसीलिए ताकि पैसे का फायदा हो, बट वो इनडायरेक्टली फीडिंग स्टैंडर्ड में कोई ऐसे पैसे की बात नहीं करते हैं, तो क्या यही आंसर इसमें बचेगा, ठीक है। ठीक है जी, जो फीडिंग स्टैंडर्ड में हम कंसीडर नहीं करते हैं सच डायरेक्टली। स्टार्च इक्विवेलेंट सिस्टम इज बेस्ड ऑन, क्या बताया था, स्टार्च इक्विवेलेंट होता है क्या, एनर्जी वैल्यू ऑफ फीड देखने के लिए हमने क्या बताया था, टीडीएन एनर्जी वैल्यू, और नेट एनर्जी तो है ही एनर्जी, और डीसीपी में मैंने क्या बताया था, डाइजेस्टिबल क्रूड प्रोटीन है, अगर उतना प्रोटीन देना जरूरी होता है जितना एनिमल की बॉडी को रिक्वायर्ड होता है, नहीं तो वो एनर्जी जो वैल्यू है जो वेरियस फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस प्रोटीन के मिलने से हो रहे थे, अगर प्रोटीन डीसीपी अगर हम नहीं देंगे उस एनिमल को तो एनर्जी को यूज करना स्टार्ट कर देगा उस जगह पे, और वहां पे वो एनर्जी यूज हो जाएगी तो वो एनर्जी फैट की फॉर्म में स्टोर नहीं हो पाएगी, और वो स्टोर नहीं हो पाएगी तो फिर एनर्जी वैल्यू को कैलकुलेट कर पाना थोड़ा सा हमारे लिए इनएफिशिएंट हो जाएगा, इनइफेक्टिव हो जाएगा, वो प्रिसाइज नहीं रहेगा, तो डीसीपी वाला भी थोड़ा सा पार्ट दे देते हैं ताकि प्रोटीन की रिक्वायरमेंट पूरी होती रहे और जितना भी एनर्जी दे, और वो चलो थोड़ा डिटेल में होगा। होपफुली डीसीपी आप मैंने क्यों लिखा है यहाँ पे आपको समझ में आया होगा, और वो जो मैंने बताया थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा वो मैं पहले से एक्सप्लेन कर चुका हूं, तो बार बार यहां पे एक्सप्लेन नहीं करेंगे उसको। चलिए जी 18th क्वेश्चन की बात करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द डाइजेस्टिबल न्यूट्रिएंट सिस्टम टाइप फीडिंग स्टैंडर्ड, डाइजेस्टिबल न्यूट्रिएंट। अब वो सारे दिमाग जो बैठे हुए हैं यहाँ पे वीडियोस देख रहे हैं वो उनको लग रहा है अरे सर ये तो टीडीएन लग रहा है, रुको टीडीएन मतलब डाइजेस्टिबल न्यूट्रिएंट, ये टी नहीं लगाया तो क्या हो गया, इससे तो हमें आइडिया लग ही जाएगा। नहीं भाई टीडीएन किन भाई साहब ने दिया था, टीडीएन एटवुटर ने दिया था, ठीक है।
और उसको भी अगर TDN ना बोल करके मैं बोलूं फिजियोलॉजिकल फ्यूल वैल्यू वाला, तो मैं बोल सकता हूं क्या? बिल्कुल बोल सकता हूं। क्या बोल सकता हूं? बिल्कुल बोल सकता हूं, क्योंकि जो फिजियोलॉजिकल फ्यूल वैल्यूज होती हैं उनके अकॉर्डिंगली ही उनसे मल्टीप्लाई करके ही एनर्जी वैल्यू निकाली जाती है। जो इसका फार्मूला होता है, ईथर एक्सट्रैक्ट को 2.25 से मल्टीप्लाई किया था, वो जो सारी वैल्यूज आती हैं उनको फिर फर्दर कैलोरीफिक वैल्यूज से मल्टीप्लाई किया जाता है। क्यों? क्योंकि हम एनर्जी निकालते हैं TDN के अंदर, पूरा एनर्जी निकालते हैं। देखिए, जो डाइजेस्टिबल न्यूट्रिएंट है ये हमारे आर्म्स बाय फीडिंग स्टैंडर्ड में बताया गया है, जो कि आर्म्स बाय ने दिया था। इनकी हेल्प लेते हुए ही बाकी के जो सिस्टम्स हैं वो भी अराइज हुए थे, मतलब उनकी हेल्प लेकर के उन्होंने सिस्टम बनाए थे। लेकिन ये जो आर्म्स बाय वाला सिस्टम है ये डाइजेस्टिबल न्यूट्रिएंट को ढूंढता है, और वो कुछ कुछ TDN से मिलता है, बट वो TDN नहीं है, वो TDN से डिफरेंट है। TDN किसने दिया था? एटवाटर ने दिया था। इंडिया में मोस्ट कॉमनली कौन सा यूज होता है? TDN यूज होता है, और उसको क्या बोल सकते हैं? फिजियोलॉजिकल फ्यूल वैल्यू वाला स्टैंडर्ड, फीडिंग स्टैंडर्ड भी उसको बोल सकते हैं। किसको? TDN को। किसने दिया था? एटवाटर ने दिया था। और TDN में टोटल डाइजेस्टिबल न्यूट्रिएंट देते हैं, जिसके हम फिजियोलॉजिकल फ्यूल वैल्यू से मल्टीप्लाई करके उसको क्या? एनर्जी वैल्यू निकालते हैं। एंड TDN और दिस डाइजेस्टिबल न्यूट्रिएंट आर टू डिफरेंट फीडिंग स्टैंडर्ड्स। TDN दिया था एटवाटर साहब ने, और आर्म्स बाय ने क्या दिया था? डाइजेस्टिबल न्यूट्रिएंट आर्म्स बाय ने दिया था। ये चीजें याद रखना, ये कंफ्यूज होकर के ये आंसर गलत कर सकते हो। तो ये कंफ्यूजन वाली चीजें थी, जो इसलिए मैंने 3-4 बार ऐसे घुमा के बता दिया। फिर से क्वेश्चन भी देखो, उससे भी आइडिया होगा आपका। ठीक है, ये डाइजेस्टिबल न्यूट्रिएंट वाला था। हाँ जी, अब आ जाओ। In 1890, a feeding standard based on the available fuel values of the feed. Fuel value या फिजियोलॉजिकल फ्यूल वैल्यू, इस बेसिस पे कौन सा किसने दिया होगा? क्या था? फ्यूल वैल्यूज पे बताया ना, TDN था। TDN किसने दिया था? एटवाटर ने दिया था। ठीक है साहब, क्लियर होना चाहिए, कोई बड़ी बात नहीं है। अब आ जाओ 20th क्वेश्चन पे। वोल्फ लेमैन फीडिंग स्टैंडर्ड वाज डेवलप्ड इन द ईयर। वोल्फ लेमैन, मैन बोलने के बाद तुम्हें थोड़ा फील नहीं आ रहा? देखो मुझे तो आ रहा है, थोड़ा 9 वाला फील आ रहा है ना। बोलोगे सर क्या 19th सेंचुरी में? क्या नहीं यार, लास्ट में 9th वाला आ रहा है, शुरू में नहीं आ रहा। 18 जब खत्म करते हैं सेंटेंस को, ये भी तो खत्म होते हुए आ रहा है ना, स्टार्टिंग में थोड़ी आ रहा है। तो 1897, ठीक है, मतलब ये आंसर जाएगा। आप कैसे भी याद कर लो, क्या मैं मतलब तरीका होता है अपना अपना रटने का, जिसको जैसे लॉजिकल से रटने रटो अपना। 1897 इसका आंसर जाएगा। क्या? वोल्फ लेमैन वाला क्या था? ये फीडिंग स्टैंडर्ड था, जो कि किसने दिया था? वोल्फ लेमैन ने दिया था। और ये कब डेवलप किया गया था? 1897, ठीक है, 1897 में ये सिस्टम दिया गया था, यानी कि 19th सेंचुरी में दिया गया था। अब बच्चों को डाउट हो रहा है, सर एक मिनट 19th वाले तो आपने देखे नहीं, ये है 19th। अरे यार 19th सेंचुरी जो होता है ना, ये भी डाउट रहता है बहुत सारे बच्चों को। 19th सेंचुरी जो होता है, 18th के बाद जो भी चीज आएगी वो क्या रहेगी? 19th, यानी कि 1801 अगर मैं बोल दूं, ये क्या है? ये 19th सेंचुरी है, ये 18th नहीं है। दिखने में 18th लग रहा है, बट ये 19th है। फॉर एग्जांपल 17 तो हमने 17 तक खत्म कर दिया ना। 17.1 इज नॉट अ पार्ट ऑफ 17। 17.1 क्या है? वो दिखाता है कि 18 के पास कितना वो पहुंच चुका है। मेरी बात समझ रहे हो? अगर 1701 में बोलूंगा तो ये 18th सेंचुरी है, 17th नहीं है। 17th क्या है? ये 1665, 1601 से लेके 1699, ये क्या? ये सारी की सारी 17th सेंचुरी चल रही है। ठीक है, अब ऑब्वियसली 1700 लिख दोगे, ये भी 17th सेंचुरी कंप्लीट हो गई है। अब 1701 लिखोगे तो ये 18th सेंचुरी चल रही है, क्योंकि 1700 तो 17th सेंचुरी तो 1700 तक था। उसके बाद जो वैल्यू आ रही है, लिखने में बेशक से वो 1701 आ रही है, बट स्टार्ट हो चुकी है 18th सेंचुरी। तो ठीक उसी तरह से ये 1900 वाला जो है, ये क्या? ये 18th सेंचुरी का पार्ट है कि 19th सेंचुरी का पार्ट है? 18th सेंचुरी का पार्ट है कि 19th का पार्ट है? भैया 19th का पार्ट है कि 20th का पार्ट है? यस, अब आया ना कॉन्सेप्ट समझ में। 1900 अगर होता तो 19th सेंचुरी है, अब उससे आगे जितने बढ़ रहे क्या है? ये 20th सेंचुरी है, जबकि पढ़ने में ऐसा लग रहा हो ये तो 19 नहीं लग रहा है। 1897, 18th के बाद जितनी भी वैल्यूज आ रही हैं वो क्या है? अरे 1800 जो था ये 18th सेंचुरी यहां पे कंप्लीट हुई, उसके बाद जितना भी है ये 19th सेंचुरी चल रहा है, ये भी 19 चल रहा है। ये 1907 यानी 1900 तक क्या था? 19th सेंचुरी कंप्लीट। उसके बाद जो भी चल रहा है किसका पार्ट चल रहा है? 20th सेंचुरी का। तो ये क्या? 20th सेंचुरी, ये भी 20th, ये 19th सेंचुरी, और ये भी 19th सेंचुरी। अब बोलोगे सर क्या क्या बताते रहते हो? ये छोटी छोटी बातें होती हैं, ये चीज जिसको नहीं पता होती है ना, वो गलत जगह पे थोड़ी बेइज्जती करवा लेते हैं। मैंने देखा है 1-2 लोगों को करवाते हुए। तो आप लोगों में से कोई ऐसी जगह पे बेइज्जती ना करवाए, तो ध्यान रखना इस बात को। और
ये बार बार इसलिए बताया था ताकि ये वैल्यू जो है ये रटने वाली बार बार आपके दिमाग में स्ट्राइक करते रहे, हिट करते रहे, ताकि आपको ये याद हो जाए। लेमैन मतलब 97, 1897, ये वोल्फ लेमैन वाला था फीडिंग स्टैंडर्ड। होपफुली आपको समझ में आया होगा। तो आप लोगों से मिलते हैं अब अगले लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, और इसको रिवाइज करना मत भूलिएगा। थैंक यू गाइस।